डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में हम लोग सेमेस्टर 3 के जो हमारा हिस्ट्री का जो मेजर पेपर 4 है ना, इसका वीवीआई क्वेश्चन आंसर्स को अभी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि कहीं कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक आप लोगों से रह ना जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक अन्वेषण के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। इस संदर्भ में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है भौगोलिक अन्वेषण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, भौगोलिक अन्वेषण का मतलब होता है कि पृथ्वी के ऐसे स्थानों की खोज करना जिसके बारे में मनुष्य को ज्ञात ना हो। ठीक है, मतलब पहले के समय में क्या होता था ना कि पृथ्वी के सारे स्थानों के बारे में मनुष्य को पता नहीं था। तो जब मनुष्य जाति भौगोलिक अन्वेषण यानी कि पृथ्वी के ऐसे स्थानों की खोज करता था, ऐसे पहाड़, ऐसे झरने, ऐसे नदियाँ, ठीक है, या फिर कोई भी स्थान, कोई भी देश विदेश जिसका भी खोज करता था ना, तो उससे ही भौगोलिक अन्वेषण कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बताना है कि ये जो खोज किया गया, ठीक है, इसके लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। मतलब ऐसा कौन सा कारण आया जिसके वजह से पृथ्वी के अलग अलग जगहों का खोज करना पड़ा। इस संदर्भ में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। और किस देश के द्वारा कितना प्रयास किया गया था, मतलब किस देश के द्वारा जो है किस तरह से खोज किया गया था, यही हम लोग को बताना है। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा दो तरह से और प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, तो आप लोग को आंसर वही करना है जो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों के क्या प्रभाव हुए। मतलब जो भौगोलिक खोज किया गया था उसका क्या क्या प्रभाव हुआ था, इसको हम लोग को स्पष्ट करना है। और तीसरा हो जाएगा, विश्व एवं मानव की खोज के संदर्भ में भौगोलिक अन्वेषणों एवं मानवतावाद पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, मानवतावाद पर यहाँ टिप्पणी लिखने क्यों कहा गया है, क्योंकि जब भौगोलिक अन्वेषण के द्वारा, ठीक है, जब विश्व के अलग अलग जगहों का खोज किया गया तो जाहिर सा बात है कि मानव का भी तो उसमें खोज हुआ ना। मतलब अलग अलग संस्कृति का भी पता चला, अलग अलग कल्चर का पता चला, तो इसीलिए हम लोग को मानवतावाद पे भी टिप्पणी करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा, भौगोलिक खोजों या अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप विश्व में एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ। यानी कि जैसे जैसे अलग अलग जगह का खोज किया जाने लगा ना, वैसे वैसे क्या हुआ, एक मॉडर्न युग का मतलब एक मॉडर्न युग जो है वो बनना स्टार्ट हुआ। इससे पूर्व पृथ्वी यानी कि इससे पहले पृथ्वी के संबंध में भ्रामक धारणाएं प्रचलित थी तथा सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्री व्यापार भी सीमित था। 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यही स्थिति कायम थी। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है पूर्वार्ध। पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ना, शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का जो समय होता है उसे शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, तो इस 100 वर्ष में शुरू का जो 50 साल होता है ना, मतलब स्टार्टिंग का जो 50 साल होता है उसे ही हम लोग यहाँ पे पूर्वार्ध समझेंगे। ठीक है, मतलब पूर्वार्ध उसे ही कहा गया है। तो शुरू का जो 50 साल था ना, उस समय तक यही स्थिति कायम था कि जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने से कतराते थे, डरते थे, क्योंकि ये लोग के मन में जो है बहुत सारा डर था, बहुत सारा मतलब भ्रम फैलाया हुआ था। ठीक है, कि जो पृथ्वी है उसका जो दूसरा जगह है वो सेफ नहीं है, या फिर जो कुछ भी है हम लोग आगे अभी देखेंगे आंसर में। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के अधिकांश भागों से शेष विश्व के लोग परिचित थे। मतलब बाकी विश्व का जो लोग था वो लोग इसके अधिकांश भागों से परिचित थे। पृथ्वी के चपटी होने का भ्रम व्याप्त था। मतलब कुछ बेवकूफ़ लोग जो है वो लोग कह के गए थे ना कि जो पृथ्वी है वो चपटी है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पहले से ये बात है कि हमारी पृथ्वी गोल है। ठीक है, पृथ्वी एवं समुद्र के विषय में सही जानकारी न होने के कारण लोग यात्रा करने में भय का अनुभव करते थे तथा विभिन्न प्रकार की आशंकाओं से ग्रसित थे। मतलब वो लोग डरते थे कि पृथ्वी चपटी है, कहीं अगर हम लोग पृथ्वी के उस पार जाने का कोशिश किए तो गिर ना जाए, ऐसा मतलब भ्रम फैला हुआ था। ठीक है, 15वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप वासियों ने अरबों से कंपास या कुतुबनुमा का ज्ञान प्राप्त किया। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र में दूर दूर की यात्राएं संभव हुई। मानसिक क्षितिज के विस्तार, व्यापार के प्रसार, नवीन मार्गों की आवश्यकता एवं जिज्ञासा की भावना आदि कारणों ने यूरोप वासियों को भौगोलिक खोजों के लिए प्रेरित किया।
शीघ्र ही ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर शेष विश्व की खोज कर ली गई। ठीक है, तो कंपास जब वो लोग के हाथ लगा, मतलब कंपास का जब वो लोग को ज्ञान आया, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो लोग दिशा के सहायता से, दिशा के हेल्प से जो है वो लोग भौगोलिक खोज करना शुरू किया और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर लगभग सारे विश्व का खोज जो है वो कर लिया गया था। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के अंत तक विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से संपर्क स्थापित किया जा चुका था। विभिन्न देशों के साथ ही आर्थिक हित को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसके कारण उपनिवेश बसाने प्रारंभ हुए, जिनकी परिणति अंत में साम्राज्यों की स्थापना के रूप में हुई। अब देखिए, जैसे ही भौगोलिक खोज के द्वारा, ठीक है, ये लोग को अलग अलग देश विदेश के बारे में पता चला ना, ये यूरोप का लोग को, ठीक है, यूरोप का आदमी लोग को, ये लोग क्या किया, अब अपने से अगर कहीं पे कोई कमजोर देश देखता था, अगर कोई देश कमजोर ना भी हो तो ये लोग क्या करता था, जबरदस्ती युद्ध करता था और उस देश में अपना कॉलोनी बसाना शुरू करने लगा। ठीक है ना, उपनिवेश बसाना जो है वो लोग क्या करने लगा, स्टार्ट करने लगा और इस तरह से जो है यहीं से ये लोग गुलाम बनाना शुरू किया। आगे देखते हैं। अटलांटिक पार एवं अफ्रीका के समुद्र तट से लेकर इंडीज तक की प्रारंभिक सामुद्रिक खोजों का श्रेय पुर्तगाल एवं स्पेन को है। निरंतर युद्धरत रहने के कारण उन्हें पर्याप्त सैनिक एवं सामुद्रिक अनुभव था। इस काल के भौगोलिक अन्वेषणों का व्यापक एवं स्थायी प्रभाव हुआ। यूरोपवासी विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आए और जैसे जैसे भौगोलिक खोज जो है वो आगे बढ़ा, वैसे वैसे क्या हुआ, ये लोग अलग अलग देश विदेश के संपर्क में आए, अलग अलग संस्कृति के संपर्क में आए, अलग अलग कल्चर के संपर्क में आए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे भौगोलिक खोजों के लिए उत्तरदायी कारण, मतलब ऐसा क्या क्या कारण था जिस वजह से भौगोलिक खोज का जो मतलब जरूरत है, ठीक है, आवश्यकता है, वो हुआ। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। भौगोलिक खोजों से संबंधित कारणों का विवेचना निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा आर्थिक कारण, यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स। इस काल में यूरोप में व्यापार का निरंतर प्रसार हो रहा था, साथ ही यूरोप वासियों की आर्थिक आवश्यकताओं में भी वृद्धि हो रही थी। अरब व्यापारियों का यूरोप के व्यावसायिक केंद्रों के प्रति आकर्षण कम हो रहा था, क्योंकि बर्बर जातियों के आक्रमण होने से कीमती और विलासिता की वस्तुओं की मांग क्या हुई, कम हो गई। ठीक है, इसके अतिरिक्त धर्म युद्ध के उपरांत तुर्कों ने इस्लामी राज्य के विस्तार की ओर अधिक ध्यान दिया। उस्मान तुर्कों द्वारा कुस्तुतुनिया को अधिकृत करने के पश्चात यूरोप वासियों का पूर्व के साथ व्यापार और भी कठिन हो गया। तुर्कों ने व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करके अत्यधिक पारगमन शुल्क वसूल करना आरंभ कर दिया, जिससे कि व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग का आर्थिक कारण भी था, ठीक है, जिस वजह से ये लोग भौगोलिक खोज किया और अपने साथ साथ ये लोग जो जिस देश में गया ना, सारे देश को भी बर्बाद करते चला गया। उपरोक्त परिस्थितियों वश नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज की आवश्यकता और अनुभव की गई। भौगोलिक खोजों से संबंधित आर्थिक कारणों में व्यापार की प्रगति तो प्रमुख कारण था, किंतु इसके अतिरिक्त पश्चिमी यूरोप के नवोदित राष्ट्र राज्यों के शासकों को इस समय धन की बहुत अधिक आवश्यकता थी। ठीक है, इन लोगों को धन का बहुत ज़्यादा आवश्यकता था, अतः धन के आकर्षण ने भी भौगोलिक खोजों के लिए प्रेरित किया। तो अभी हम लोग बात किए कि धन का आकर्षण के ही कारण जो है ये लोग क्या किया, भौगोलिक खोज करना शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तकनीकी कारण, यानी कि टेक्निकल फैक्टर्स। पृथ्वी तथा समुद्र से संबंधित अल्पाइन के कारण 14वीं शताब्दी के पूर्व तक लोग विभिन्न मिथ्या धारणाओं के कारण भयाक्रांत थे, किंतु पुनर्जागरण काल में यह ज्ञान हुआ कि पृथ्वी गोल है तथा समुद्र में यात्रा के द्वारा पश्चिम से पूर्व तक पहुंचा जा सकता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी खोजों ने भी भौगोलिक अन्वेषणों का मार्ग निम्नलिखित रूप में प्रशस्त किया, यानी कि साइंस के जरिए भी जो है भौगोलिक खोज में जो है क्या हुआ, सहायता मिला। जैसे कि जल यानों का निर्माण किया गया, रख रखाव एवं सुचालन में कुशलता का विकास किया गया, जहाज रानी का प्रभावी उपयोग किया गया, मतलब बड़ा बड़ा जहाज जो है उसको बनाया गया। नाविकों एवं खोजकर्ताओं के दलों का समुचित सुरक्षात्मक प्रबंध किया गया। ठीक है, परिष्कृत नौचालन उपकरण जो है तैयार किया गया। ये हो जाएगा इसके कुछ पॉइंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। कुतुबनुमा का आविष्कार सर्वोच्च महत्व का आविष्कार था।
यानी कि जो कंपास है ना उसका आविष्कार, ठीक है, जिसने सुदूर सामुद्रिक यात्राओं को संभव बनाया। मतलब कुतुबनुमा जो था कंपास था, उसे क्या पता चलता है, डायरेक्शन पता चलता है कि कौन सा डायरेक्शन में कौन सा दिशा है ना। 15वीं सदी में पुर्तगालियों ने एक प्रकार के हल्के एवं तीव्र गति से चलने वाले जहाज़ों को निर्मित कर लिया था। तो ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है धार्मिक कारक, ठीक है, रिलीजियस फैक्टर्स। तो धार्मिक कारक में हो जाएगा मध्यकाल तक लगभग समस्त यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचार हो चुका था। ईसाई पादरी पूर्व दिशा में धर्म प्रचार करने के लिए प्रयत्नशील थे। उनका विचार था कि यदि मंगोलों को ईसाई धर्म में दीक्षित कर लिया जाता तो एशिया में धर्म प्रचार सुगम हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के ये लोग क्या करने वाले थे, कन्वर्जन करने वाले थे, कन्वर्जन का ही फिराक में थे ये लोग, ठीक है, बहुत तेजी से, और उस समय पे ये लोग कन्वर्जन किए भी थे। इसी उद्देश्य से जॉन नामक ईसाई भिक्षु ने 1245 ईस्वी में मंगोलिया पहुंचकर मंगोल सम्राट से बातचीत की, किंतु उसे प्रदेशों की जानकारी अवश्य प्राप्त हुई। धर्म प्रचार की यह भावना उत्तरोत्तर बलवती होती चली गई। मतलब धीरे धीरे समय के साथ क्या है कि ये जो धर्म प्रचार का जो भावना है ये बढ़ते ही चला गया। पॉइंट नंबर 4 है मार्को पोलो का विवरण। अब ये जो मार्को पोलो है ना, ये भी धर्म का ही मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आया था, सबको कन्वर्जन करने के लिए आया था, सबको कन्वर्ट करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए, ठीक है। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने वेनिस से चीन व जापान तक की यात्रा की। वह चीन में कुबलई खान के दरबार में कई वर्षों तक रहा। 24 वर्ष पश्चात वह वेनिस वापस आया तथा अपना यात्रा वृतांत मार्को पोलो की यात्राएं शीर्षक से प्रकाशित किया। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी देशों के विवरण ने यूरोप वासियों को आकर्षित किया। मार्को पोलो ने चीन के प्रसिद्ध नगरों बर्मा व श्याम के प्रति मंदिरों, पूर्वी द्वीप समूह के मसालों, भारत के भोग विलास की वस्तुओं, पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप, पूर्वी अफ्रीका एवं लाल सागर आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस विवरण ने यूरोप वासियों में भौगोलिक अन्वेषणों की अभिलाषा को और भी तीव्र कर दिया। यानी कि कुल मिला के बात यही है कि ये लोग अपने ही स्वार्थ के कारण भौगोलिक खोज करना शुरू किया था, ठीक है, और धीरे धीरे बहुत सारे देश को ये लोग क्या किया, अपना स्वार्थ के चलते बर्बाद भी किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है फ्रांस की क्रांति का वर्णन करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799, ठीक है। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप और आधुनिक विश्व को गहराई से प्रभावित किया। यह क्रांति राजतंत्र के विरुद्ध जनता के विद्रोह का प्रतीक थी, जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को स्थापित किया। इसे आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। मतलब फ्रांस की क्रांति के पहले जो है कैसा शासन था, मतलब जो गरीब लोग थे वो लोग को बहुत टॉर्चर किया जाता था, और जो अमीर लोग हैं वो लोग गरीब लोग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके बस वो लोग का खून चूसते रहते थे। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद जो है क्या होता है, सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं। फ्रांस की क्रांति से पहले देश में अनेक समस्याएं थी। तो पहला पॉइंट हो जाएगा सामाजिक असमानता। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला हो जाएगा पादरी वर्ग, दूसरा हो जाएगा अभिजात वर्ग और तीसरा हो जाएगा सामान्य जनता। पहले 2 वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि तीसरे वर्ग पर करों का बोझ था। मतलब पहले 2 वर्ग जो थे वो लोग अमीर वर्ग थे, वो लोग बहुत अच्छे से रहते थे, और जो तीसरा वर्ग जो सामान्य जनता का जो वर्ग था वो लोग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। पॉइंट 2 हो जाएगा आर्थिक संकट। राजा लुई सोल्वे के शासन काल में फ्रांस आर्थिक संकट से जूझ रहा था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में मदद देने के कारण फ्रांस पर भारी कर्ज था। अनावश्यक शाही खर्चों ने समस्या को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। तीसरा हो जाएगा भूखमरी और गरीबी। अनाज की कमी और बढ़ती कीमतों ने सामान्य जनता की स्थिति को और भी ज़्यादा दयनीय बना दिया था, ठीक है। चौथा कारण हो जाएगा राजनीतिक असंतोष। राजा के निरंकुश शासन और अभिजात वर्ग के अत्याचारों के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि क्रांति का शुरुआत आखिर कैसे हुआ था। तो स्टेट जनरल की बैठक की गई 1789 में। आर्थिक संकट से निपटने के लिए राजा ने स्टेट जनरल संसद की बैठक बुलाई। तीसरे वर्ग ने नेशनल असेंबली का गठन किया और संविधान बनाने की मांग की, है ना।
चलिए अब देखते हैं, यानी कि हर किसी के लिए एक कानून होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा बास्तील का पतन। जनता ने पेरिस की बास्तील जेल पर हमला किया, यह घटना क्रांति का प्रतीक बन गई और राजतंत्र की नींव हिल गई। नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट 3 विशेष अधिकारों का उन्मूलन। नेशनल असेंबली ने विशेष अधिकार समाप्त कर दिए और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए, है ना। मतलब राजतंत्र खत्म हो गया और लोकतंत्र का स्थापना किया गया। अब देखते हैं प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। पहला हो जाएगा मानव अधिकार घोषणा पत्र। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा पारित की गई, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों को मान्यता दी गई। दूसरा हो जाएगा राजा का पलायन और गिरफ्तारी। राजा लुई 16वें ने देश छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा हो जाएगा गिरोंदिन और जैकोबिन संघर्ष। क्रांति के दौरान विभिन्न राजनीतिक गुटों का उभरना और उनका आपसी संघर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा हो जाएगा राजा का निष्पादन। लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया। पांचवा पॉइंट हो जाएगा रॉबेस्पियर का आतंक शासन। अत्याचार का युग, जिसमें क्रांति के शत्रुओं को कठोर दंड दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्रांति का अंत आखिर कैसे हुआ। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता संभाली और फ्रेंच कंसुलेट की स्थापना की। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति समाप्त हुई, लेकिन यह आधुनिक लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए क्या बन गई? प्रेरणा बन गई। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या क्या था, चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा राजतंत्र का अंत, है ना। राजतंत्र का अंत हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस में राजशाही का खात्मा हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। दूसरा हो जाएगा सामाजिक सुधार। ठीक है, जातिगत विशेष अधिकार समाप्त किए गए और समाज में समानता का आदर्श लागू किया गया। तीसरा हो जाएगा आधुनिक राजनीति का उदय। यह क्रांति लोकतांत्रिक विचारों और आधुनिक राजनीतिक संरचनाओं की नींव बनी। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा हो जाएगा यूरोप पर प्रभाव। फ्रांस की क्रांति ने यूरोप और विश्व भर में स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को प्रेरित किया। अब इसका फुल निष्कर्ष हो जाएगा फ्रांस की क्रांति ने आधुनिक विश्व को समानता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की दिशा में अग्रसर किया। हालांकि इसके दौरान हिंसा और अराजकता भी हुई, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव ने आधुनिक समाज को एक नई दिशा प्रदान की। ठीक है, तो इसी के साथ जो है फ्रांस की क्रांति का जो ये क्वेश्चन आंसर है ये भी कंप्लीट हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट रहने पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप लोगों को तुरंत आंसर किया जाएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस सारे के सारे आप सभी तक पहुंचते रहे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।